मैं डॉक्टर वंदना जोशी, चित्रकला सहायक आचार्य, सेठ मथुरादास बीनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा, द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों, मैं आज आपको रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में बताने जा रही हूँ। आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुने और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म और कला यात्रा। रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर इन दोनों सरनेम लगते हैं, इनके टैगोर भी लगता है, ठाकुर भी लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासा को कलकत्ता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे तो अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभार कर अपने मन को बहलाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्रकार मन प्रारंभ में सुप्त रहा, लेकिन जब जागा तो कई वर्षों तक वे उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। असाधारण काव्यमत वृत्ति व सूक्ष्म ग्राहक संवेदना उनकी कला के साधन थे। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता और निष्ठा से अविराम रखा। उन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग व रेखाएं उभरी, वे चित्र बन गई। इन चित्रों का न कोई रूप विधान था, न नियम, न ही कोई लाक्षणिक आधार। इस समय रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रकला में पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रहे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हीं के संपर्क से चित्रकला की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त की। शब्द व साहित्य के क्षेत्र में अलग अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर चित्रकला के क्षेत्र में सरलता से निविष्ट हो गए। आरंभ में उन्होंने केवल स्याही के पेन से रेखांकन करके कला निर्मित की, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बुढ़ापे में चित्रकला की ओर इनका रुझान बढ़ा। कला सर्जक विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की सृजन शक्ति वास्तव में अजेय, अपरिमेय और विलक्षण थी। चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग व रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनमें ध्वनि, लय होती है, जिनका उद्देश्य कलाकार की कल्पना व संवेदना का समग्र विकास करना होता है। वे शब्द हैं विचारवेत्ता, साहित्यकार व चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर के। रविंद्रनाथ ठाकुर की शाश्वत पिपासा अमिट रेखाओं के लिए कुछ करना चाहती थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, अब तक मैं अपनी भावनाओं को साहित्य व संगीत में व्यक्त कर रहा हूँ, पर मेरी आत्माभिव्यक्ति के तरीके अपूर्ण रहे, अतः भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। अपनी शाश्वत पिपासा की व्याख्या में उन्होंने कहा, शरीर के प्यास के अलावा एक और भी प्यास मनुष्य को लगती है। इस महाकवि ने अपनी सतरंगी तुलिका के वैभव से अनेक चित्र बनाए। भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आयु के 67वें साल तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो अकल्पित आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतने मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। भारतीय कला के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था। सन 1926 ईस्वी के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया और बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। रविंद्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पहलू न पकड़कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिससे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा गया। आरंभ में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने चित्रण को खेल क्रीड़ा मात्र समझा,
किंतु शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि पांडुलिपि में किए गए रेखांकन से निर्मित आकारों में गूढ़ आत्माएं निवास करती हैं, जो पापी लोगों के समान मुक्ति पाने के लिए आक्रोश कर रही हैं। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित की। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने पांडुलिपियों में गलतियों को अपने लिए प्रेरणा माना है। वे लिखा है कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी तो कुछ से रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि ये आकृतियाँ मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो पाएगी। एक और जहाँ उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड आर्ट के करीब भी पाते हैं। विद्वान कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है, शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य है, जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, उसे रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों में खोज पाना कठिन है। उनकी कला किसी पूर्वाग्रह से बंधी हुई नहीं थी, बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्ति का प्रयास थे। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से लय संबंध रही है, जो भावप्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है। रविंद्रनाथ वह स्वतंत्र चित्रकार थे। उनके चित्र नाटकीयता व आकस्मिकता से पूर्ण हैं। इन चित्रों में मनुष्य व प्रकृति का घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होता है। उनके व्यंजना प्रधान चित्रों का अपना वैशिष्ट्य है। उनकी आकृति भंगिमा रूप व रेखा निराली है। उनकी सौंदर्य चेतना के पैमाने पृथक हैं। उनमें यह शिल्प दृष्टि साहित्य दृष्टि से उत्पन्न हुई थी। भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है, वही टैगोर के चित्रों में है। रविंद्रनाथ के चित्रों में रविंद्रनाथ के चित्र परंपरावादी भारतीय यूरोपीय रूप विधान और रूप प्रमुख कला की सामान्य अभिव्यक्ति का सम्मिश्रण है। प्रमुख प्रदर्शनियां। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस गैलरी पिगाल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने प्रशंसा की। साथ ही यूरोप व अमेरिका की कला दीर्घाओं ने उन्हें खरीदा तो सभी आश्चर्यविभूत हो गए। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। सन 1932 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई। सन 1946 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके 4 चित्र सम्मिलित किए गए। सन 1933 ईस्वी में रविंद्र बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई तो भारतीय जनता दंग रह गई। इन चित्राकृतियों से वे चिढ़ जाते, वे हमारी समझ से परे हैं, इस प्रकार के उद्गार व्यक्त करते हुए व्यंग कसते हैं। पर इस प्रकार की आलोचनाओं की रविंद्रनाथ को कोई चिंता न थी। वे इन सब से ऊपर थे। उनके चित्र स्वांतः सुखाए थे। उनके अवचेतन की अभिसृष्टि उनकी अनियोजिका बुद्धि का कौशल है। एक जगह उन्होंने लिखा है, लोग मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं। उनके उत्तर में चित्रों की भांति मौन से ही दे देता हूँ। उनके चित्र अनंत विस्तृत मौन जगत के बिंदु मात्र हैं। रविंद्रनाथ के अधिकतर चित्र ऐसे दिखते हैं कि वे तत्क्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पूर्व विचार के बनाए गए हैं। चित्रण को आरंभ करते ही वे बिना विश्राम के तद्रूप होकर उसको शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। नारी चित्रण। रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य उपासक और श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था। विशेष रूप से भारतीय नारी उनके चित्रों में
नारियों के सहज सरल भावपूर्ण चेहरे दिखते हैं। एक ओर वे काली घनी केश राशि के माध्य नारी, तो दूसरी ओर अंगविहीन दग्ध हृदय का अंकन भी करते, जिनके विभिन्न रूपों में बसंत और प्रेम की भावनाओं का गहन जगत देखा जा सकता है। रंग रविंद्र बाबू ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, किंतु वे द्रव्य मिश्रित रंगों को पसंद करते और स्याही का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते। रंग नहीं मिलने पर वे फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर रंग को काम में लेते। वे रंगांकन पद्धति सामग्री से आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। प्रमुख चित्रों के शीर्षक। उनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल है। एक आत्मचित्र की सृष्टि उन्होंने की है। उनके सभी चित्र शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक हैं। उनकी कला पूर्ण रूप से उनके प्रतिभा संपन्न आंतरिक जीवन की प्रतिमा है। वह उनके दर्शन में नैष्ठिक भारतीयत्व है। उनकी कला निर्मिति के पीछे मौलिक कल्पना शक्ति व विशुद्ध सौंदर्य दृष्टि प्रेरणाभूत थी। जब उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंग भरी हो जाए। कुमार स्वामी ने उनकी कला के विषय में लिखा है कि उनकी मौलिक सहज सिद्ध अभिव्यक्ति असामान्य नित्य युक्त प्रतिभा का साक्ष्य है। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन की प्रस्थापना की। उनके कला संबंधी विचार क्ली के विचारों से मिलते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की कला ने भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया। थके हुए यात्री, माँ व बच्चे, सफ़ेद धागे जैसे चित्रों में मानव जीवन का व्यापक दार्शनिक विचार है। तो अंडाकृति मानव शीर्षों में जीवन की गहरी अनुभूतियां हैं। प्राचीन कानाफूसी जैसे चित्र स्मृति व्याकुल हैं, तो कई प्रकृति से घनिष्ठ संबंध की जीवंत झांकी प्रस्तुत करते हैं। देश विदेश में कला यात्रा। रविंद्रनाथ को विश्व के अनेक आधुनिक शैलियों में कार्य करने वाले चित्रकारों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने यूरोप की यात्रा की। जब फ्रांस के कलाकारों व समीक्षकों ने उनके चित्र देखे तो पेरिस में प्रदर्शनी का सुझाव दिया। यह प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रविंद्रनाथ जापानी व चीनी चित्रण पद्धतियों के अध्ययन के लिए जापान में 3 महीने तक रहे। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया। रविंद्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार और कुशल चित्रकार भी थे। रविंद्र ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कृति गीतांजलि के अनुगूंज आज भी गुंजायमान हो रही है। उनका सृजन, साहित्य, संगीत व कला हमारे लिए अमूल्य सौगात है। धन्यवाद बच्चों, आपने आज रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ा। कल हम 4था अध्याय शुरू करेंगे। 3 अध्याय इसके साथ समाप्त हुए।